अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके मैथमेटिक्स का टीचर फवाद खान। आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 4 कंसर्न होगा दो सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। यानी हमारा आज का जो टॉपिक है ना, उसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। चलो जी, फर्ज करें हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3। इसी तरह बी भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 3 4 5। ये दो सेट्स मैंने लिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट से दो सेट्स एम्प्टी भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इन दो सेट्स की यूनियन निकालते हैं। तो इन दो सेट की यूनियन से मुराद क्या होता है? फर्ज करें अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि आप ए यूनियन बी फाइंड करें, तो ए यूनियन बी से मुराद वो सेट होता है जिसमें हम दो सेटों की तमाम तरह एलिमेंट्स अंदर लिखते हैं। लेकिन जो एलिमेंट कॉमन होता है तो हम इसको दोबारा नहीं लिख सकते, दो दफ़ा नहीं लिख सकते, तो सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। ये देखिए जी, 1 और 2 इसी सेट के अंदर थे तो मैंने ये वो भी लिख दी। 3 जो था ना, वो दोनों में कॉमन था, तो सेट की डिफिनीशन में हम डिस्टिंक्ट की बात करते हैं, तो इसलिए हम इस एलिमेंट को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 4 और 5 बी में थे, तो इसलिए मैंने वो भी लिख दिए। चूंकि हमने कहा था कि सेट्स की यूनियन से मुराद वो सेट होता है जिसमें दो सेटों की तमाम तरह एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक, तो अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि यार ए यूनियन बी क्या है, तो मैं कहूँगा कि ए और बी सेट के तमाम तरह एलिमेंट्स। तो ये लीजिए जनाब, ये इन दो सेटों का यूनियन कहलाता है। तो दो सेटों का यूनियन असल में एक सेट होता है जिसके अंदर दो सेटों की तमाम तरह एलिमेंट्स पड़े होते हैं। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट क्या होता है? फर्ज करिए अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि आप ए और बी के इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में हम दो सेट्स की सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। जब मैंने देखा 1 और 2 सेट ए के अंदर थे, लेकिन वो सेट बी के अंदर नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है उसके। इसी तरह 4 और 5 जो है ना, वो बी के मेंबर्स है लेकिन ए के मेंबर्स नहीं है। तो हम इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो जब मैंने देखा 3 एलिमेंट ए का भी मेंबर है और बी का भी, तो सो मैंने इंटरसेक्शन में ये 3 लिख दिया। यानी किसी भी दो सेटों का इंटरसेक्शन असल में एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हम उन दो सेट्स की सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। ठीक, तो चलो जी, यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन यानी हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ दो सेटों की कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम एक दूसरा एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। फर्ज करें मैंने सी एक सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं 2 5 9। इसी तरह डी भी एक सेट है जिसके अंदर फर्ज करें एलिमेंट्स पड़े हैं 3 5 7। अब एक बंदा मुझसे अगर कहे कि यार आप सी और डी की यूनियन निकालें, तो बिल्कुल वही पुरानी बात कि हम सी यूनियन डी, असल में दो सेटों का एक यूनियन होता है ना, वो एक सेट होता है जिसके अंदर दोनों सेट्स की तमाम तरह एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। यानी 2 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, कोई मसला नहीं। 3 वहाँ पर है तो वो भी लिखा। 5 दोनों में कॉमन है तो मैंने एक दफ़ा लिखा, क्योंकि सेट में डिस्टिंक्शन ज़रूरी होती है। 7 यहाँ पर है तो मैंने वो भी लिखा। फिर 9 यहाँ भी तो मैंने वो भी लिखा। यानी मैंने सी और डी की तमाम तरह एलिमेंट्स एक सेट के अंदर उसको लिखा, और इसी सेट को हम कहते हैं सी और डी का यूनियन, यानी सी यूनियन डी। क्लियर? अब अगर एक बंदा मुझसे कहे कि आप डी यूनियन सी फाइंड करें, तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं, सिर्फ आप डी से पहले लिख के इस तरह, फिर सी से जो है ना उसको बाद में आप लिख के 2 5 9। अच्छा जी, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी यूनियन को। अब ये भी याद रखें कि 2 अगर आप लास्ट में लिखना चाहते, पहले लिखना चाहते, किसी भी सेट में अगर आप तरतीब उल्टा लिखना चाहते तो सेट पर असर नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर मैं 2 को पहले लिखूं, 3 को बाद में लिखूं, फिर 5 दोनों में कॉमन एक दफ़ा लिखूं, फिर 7 लिखूं, फिर उस 9 को लिखूं, तो ये भी
इन दो सेटों की यूनियन कहलाती है। इसमें 2 अगर मैं सेकंड जगह लिखूँ, जो 3 को फर्स्ट जगह लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर एक बंदा पहली सेट का दूसरे के साथ यूनियन निकाले या अगर कोई और दूसरे का पहले के साथ यूनियन निकाले तो दोनों का आंसर सेम निकलेगा। खुद ही देख ले, इसमें भी 2 3 5 7 9 है, इसमें भी 2 3 5 7 9 है। यानी दो सीटों की यूनियन जो है ना, वो उन सीटों की ऑर्डर पे असर नहीं डालती। कोई भी दो सेट आप ले ले, उन दो सीटों में अगर आप पहले का दूसरे के साथ यूनियन लेना चाहते या कोई और बंदा अगर दूसरे का पहले के साथ यूनियन लेना चाहते तो दोनों अतराफ से सेम आंसर निकलता है। इसी को हम बोलते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि यार आप C और D का इंटरसेक्शन निकालें, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंटरसेक्शन में हम दो सेटों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो जब मैंने देखा ये 5 जो एलिमेंट है ना, ये यहाँ भी है C में और D में भी है, तो चलो जी मैंने सिर्फ 5 लिख दिया। अब अगर मैं इसकी तरतीब थोड़ा सा उलट कर दूं, यानी D इंटरसेक्शन C, तो D सेट को मैंने पहले लिखना पड़ेगा और C को बाद में लिखना पड़ेगा। तो फिर भी दोनों में कॉमन एलिमेंट जो निकलता है ना, वो 5 होता है। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं C का इंटरसेक्शन D के साथ निकालूं, यानी पहले का इंटरसेक्शन अगर मैं दूसरे सेट के साथ निकालूं या दूसरे सेट का इंटरसेक्शन पहले के साथ अगर मैं निकालूं, तो दोनों सूरतों में ये आंसर भी सेम आता है। यानी C इंटरसेक्शन D इज ऑलवेज इक्वल टू D इंटरसेक्शन C। मेरे कहने का ये मतलब है कि यार दो सीटों की जो तरतीब है ना, ऑर्डर जो है ना, वो उसकी इंटरसेक्शन पे असर नहीं डालता। पहले का दूसरे के साथ अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं या दूसरे का पहले के साथ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, दोनों सूरतों में सेम आंसर निकलेगा। इसी खुसूसियत को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है ना, वो इन दो प्रॉपर्टीज के मुतालिक है। आपको दो सीट्स दी जाएगी, ए भी हो सकते हैं, GH हो सकता है, एक CD हो सकते हैं, कोई भी दो सीट आपको दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इन दो सीटों की मदद से ये साबित करें कि यार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड होती है या नहीं। तो आपने वो वेरीफाई करनी है। क्लियर? अच्छा बेटा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम है क्या चीज़, इसको समझने से पहले मैं दो सीटों के अंदर कुछ खुसूसियत डिस्कस करूंगा। याद रखिए, कोई भी दो सेट आप ले लें, उसमें 3 तरह की कंडीशंस होते हैं। वो दो सेट 3 तरह हो सकते हैं, या वो दोनों सेट ओवरलैपिंग हो सकते हैं। ये ओवरलैपिंग क्या है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। ये दो सेट डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और ये दो सेट में से एक सेट दूसरे का सबसेट भी हो सकता है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम को समझने के लिए। अभी याद रखिए कि ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स ये डिस्कस कर रहा हूं कि ये ओवरलैपिंग सेट्स है क्या। एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। फर्ज करिए आपके साथ एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1 2 3। इसी तरह बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं लेट्स से 3 4 5। तो याद रखिए ओवरलैपिंग सेट्स वो दो सेट्स होते हैं जिसमें जब एटलीस्ट कम से कम एक कॉमन एलिमेंट जरूर हो, तो वो दो सेट्स एक दूसरे का ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। मैंने जब देखा ए सेट के अंदर 3 था,
तो बी सेट में भी 3 है, यानी ए और बी में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन है ना। तो इसलिए ये ए और बी दोनों सेट एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 3, 4, 5। इसी तरह डी एक सेट है, फर्ज करें, जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ए, बी, सी। क्या आप बता सकते हैं कि सी और डी में कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3, 4, 5 है, जबकि वहाँ पर ए, बी, सी है, यानी सी और डी जो है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ सेट्स हैं। तो इस तरह की सीटों को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन जरूर हो, और जो दो सेट एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उन दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ये डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल है, जो दूसरा एग्जांपल मैंने डिस्कस किया सी और डी वाला। अच्छा जी, अब सबसेट क्या चीज है? सबसेट के बारे में एक एग्जांपल हो जाएगी। फर्ज करें आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 2, 3। इसी तरह बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 2। याद रखिए, जब एक सेट के तमाम तर एलिमेंट दूसरी सेट में कंटेन हो जाए, बी के तमाम तर एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ए में शामिल है या नहीं है ना, यानी बी के तमाम तर एलिमेंट कंटेन हो गए ए सेट में, तो याद रखिए फिर ये जो बी सेट है ना, दिस इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ ए। यानी जब एक सेट के तमाम तर एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो जाए, पाए जाए, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये जो सेट है ना, ये दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। यहाँ पर बी के तमाम तर एलिमेंट ए में मौजूद है, ए के तमाम एलिमेंट बी में नहीं है, लेकिन बी के तमाम तर एलिमेंट ए में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का सिंबल है। अच्छा जी, ये जो साइन हम लगाते हैं इक्वलिटी के लिए यूज करते हैं। ये फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफी डिटेल से समझाएंगे आपको कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब सिर्फ इतना समझ लें कि यार जब एक सेट के तमाम तर एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो जाए, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। अब ये भी हो सकता है कि इसके तीनों के तीनों एलिमेंट, फर्ज करें मैंने यहाँ इस तरह लिखा कि ये जी इसके तमाम तर एलिमेंट्स ए में मौजूद है, बिल्कुल ये भी सबसेट रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, खुद ही देख लीजिए। ठीक है, तो वो तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर में फिर हम इसकी डिस्टिंक्शन करेंगे, लेकिन सिर्फ ये याद रखें कि यार जब एक सेट के तमाम तर एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो जाए, तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। ये मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर का किस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक उधर पे डिटेल से क्लियर। तो बेटा सबसेट के बारे में भी आपने जाना। अच्छा, ये भी याद रखें कि जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाता है, तो वो जो ए है ना, फर्ज करें मैंने कहा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो व्हाट ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। जब बी ए का सबसेट बन जाता है, तो ए बी का सुपरसेट बन जाता है। क्लियर। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स यानी डिसजॉइंट सेट्स क्या होती है, जब दो सेट्स कतन मुख्तलिफ हो, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो। सबसेट वो होता है जब सेट की तमाम तर एलिमेंट दूसरे में कंटेन हो जाए, तो वो सबसेट कहलाता है। इन तीनों की मदद से अब हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। जी ये याद रखें कि वेन डायग्राम में हम हमेशा बड़े सेट, जो कि हम यूनिवर्सल सेट जैसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो अंडर अ कंसिडरेशन पार्टिकुलर प्रॉब्लम में सबसे सुपर सेट हो। यानी फर्ज करें आपके साथ एक क्वेश्चन में 3 सेट्स मौजूद है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 2, 3। फिर बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं 1, 2। इस तरह सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स पड़े ओनली 1। जब मैंने देखा तो ये जो ए सेट है ना, ये एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम में बाकी तमाम सेट का सुपर सेट है। यानी बाकी तमाम सेट के तमाम तरह एलिमेंट्स ए के अंदर पड़े हैं। ये भी सबसेट है इसका, ये भी सबसेट है, और ये दोनों का सुपर सेट है।
तो किसी भी सेट के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होता है ना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और उसको हम डिनोट करते हैं जी यू से। ठीक है, समझ नहीं आ रही? यानी केपीके में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो ये जो केपीके ये यूनिवर्सल सेट है और सवात उसका एक सबसेट हो गया। समझ आ रही है ना? फिर अगर सारे पाकिस्तान की बात छेड़ी जाए तो जो केपीके है ना वो पाकिस्तान का सबसेट हो गया और पाकिस्तान उसका यूनिवर्सल सेट है। फिर दुनिया जो है ना वो उस पाकिस्तान के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो ये अंडर कंसिडरेशन इन अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम होता है। किसी भी एक खास क्वेश्चन के अंदर जो सबसे बड़ा सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। बाकी तमाम तर सेट उसकी सबसेट होनी चाहिए। क्लियर? अब वेन डायग्राम में याद रखिए, वेन असल में जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था, जॉन वेन नाम था। उन्होंने पहली मर्तबा सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था। तो उसकी जो डायग्राम्स है ना उनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। इस साहब ने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट किया था। मैंने कहा वेन साहब ने, जॉन वेन ने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट किया था। और बाकी जितनी भी सेट्स है, चूंकि ये यूनिवर्सल के सब होते हैं तो यूनिवर्सल के अंदर लिख के जा सकते हैं यार, तो बाकी तमाम तर सेट्स को इन्होंने सर्कल से डिनोट किया था। अब ये थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने आपसे कहा था ना ओवरलैपिंग सेट। अगर सेट्स ओवरलैपिंग है तो आप ओवरलैपिंग सेट्स को इस तरह डिनोट करें। अगर सेट डिसजॉइंट है तो आप इस तरह डिनोट करें, दो सेट्स। अगर सेट में एक सेट दूसरे का सबसेट है तो फिर वो जो सबसेट होता है ना वो उस सेट के अंदर इस तरह लिख के। समझ आ रही है? मेरे ख्याल में ये काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार। चलो जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको काफ़ी डिटेल से समझाएंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ याद रखिए कि वेन, जॉन वेन ने रेक्टेंगल के मदद से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया था। यूनिवर्सल सेट को उन्होंने रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट किया था। फिर बाकी जितनी भी सेट्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर वो चूंकि यूनिवर्सल के सब होते हैं तो इसलिए उन्होंने उनको सर्कल से डिनोट किए थे और सर्कल यूनिवर्सल के अंदर लिख के जाते थे, इसलिए कि ये सारे यूनिवर्सल के सबसेट होते हैं। अब अगर सेट्स डिसजॉइंट है यानी उसमें कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन ना हो तो उन सर्कल को इस तरह थोड़े से फासले पर लिखें। अगर सेट्स ओवरलैपिंग है यानी कम से कम एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स कॉमन हो तो फिर सेट को इस तरह ओवरलैप्ड शक्ल में लिखें। अगर सेट में एक सेट दूसरी का सबसेट है तो उस सबसेट को उस छोटे से सुपर सेट के अंदर लिखो। और चूंकि यूनिवर्सल सबका सुपर सेट होता है तो यार ये सारी सेट यूनिवर्सल यानी रेक्टेंगल के अंदर लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी तक ये काफ़ी था। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।